स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आज की हमारी ये क्लास है, ये क्लास खास कर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के साथ साथ एम्स मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों से लास्ट टाइम में जो जिक्र किया था वो स्वैच्छिक संगठनों पर बातचीत किया था आप लोगों से कि स्वैच्छिक संगठन कौन कौन से होते हैं। उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों से बात किया था और कुछ एक्ट थे, उन एक्टों पर भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से जिक्र किया था कौन कौन से एक्ट हमें देखने को मिलते हैं स्वैच्छिक संगठन में। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक प्रकार से वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और स्वैच्छिक संगठन में कार्य को लेकर प्रश्न बनता है। और यहाँ से प्रश्न आप लोगों से ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो अप्लाइड बनेगा, और जब इसके कार्य में हम बात करते हैं क्षेत्रों पर तो वहाँ से फैक्ट में बनता है। अब मेडिकल सोशल वर्क का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 90% जो है प्रश्न आप लोगों के समाज कार्य में फैक्ट से पूछे जाते हैं। अब देखिए कि पूछेगा पेपर में आपसे कि स्वैच्छिक संगठन के कार्य कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुन लीजिए कि जो स्वैच्छिक संगठन होते हैं उनके कार्य में ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करना, निराश्रित व्यक्तियों की सहायता करना, बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता करना, कमज़ोर लोगों के लिए सामाजिक सेवाएं उपलब्ध प्रदान कराना या उनकी सहायता करना। तो ये सभी सेवाएं व्यक्तियों और कल्याण एजेंसियों के द्वारा प्रदान की जाती हैं, लेकिन उनकी सेवाएं और प्रकृति समय समय पर बदलती रहती है। यह देश की राजनीतिक स्थिति, संस्था के वित्तीय साधनों और लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बदलता रहता है। संकट के समय राहत कार्य का समाज सेवा भी माना जाता है और इसी राहत कार्य में किस तरीके से स्वैच्छिक संगठन अपने कार्यों को एक अहम भूमिका निभाता है उसी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। पहला पॉइंट नोट करिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला, और जो रिलेट करता है बाल कल्याण सेवाओं को। सिंपल सा सवाल है, बाल कल्याण सेवाएं है ना, कहीं कहीं चाइल्ड वेलफेयर सर्विस यानी शिशु कल्याण सेवाएं के नाम से जाना जाता है इसको। अब ध्यान से सुनिए, शिशु कल्याण के अंतर्गत बच्चे का शारीरिक, ध्यान से सुनिएगा, बच्चे के शारीरिक, मानसिक, यहाँ पर ध्यान दिए, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण शामिल किया गया है इसमें। और परंपरागत रूप से स्वैच्छिक संगठन जो है बाल कल्याण के दृष्टि से कई सेवाएं प्रदान करती हैं और ये सेवाएं बच्चों के स्वभाव और विकास के लिए आवश्यक होती हैं। बच्चों को पुनर्वास का मतलब होता है रिहेबिलिटेट करना, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है। और ये काम एजेंसियां के द्वारा होता है, संस्था के द्वारा होता है, संगठन के द्वारा होता है। जैसे में गोद लेना, बच्चों को न्यूनतम शिक्षा देना, बच्चों के मनोरंजन की सुविधा प्रोवाइड कराना इत्यादि कार्य हैं। फिजिकली भी कार्य इनके लिए रखे गए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐच्छिक संगठन जो हैं वो बाल कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों से कहूँगा कि ध्यान ये देने वाली बात है हम सब के लिए कि कुछ सेवाएं हैं, कुछ योजनाएं हैं जो चलाई जाती हैं बाल कल्याण के अंतर्गत, है ना। तो उसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पेपर में सवाल आता है कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई। तो ध्यान से सुनते चलिएगा आप सभी लोग, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, ध्यान से सुनते चलिएगा क्योंकि स्वैच्छिक संगठन के कार्य में ये बातें शामिल हैं। तो बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी वो आई थी सबसे पहले 22 अगस्त 1974 को पंजीकृत किया गया था सबसे पहले। तो इसके अंतर्गत ना बच्चों को उसके जन्म से पहले, यानी आप ध्यान रखिएगा, जन्म से पहले यानी पूर्व, जन्म से पूर्व और उसके बाद तथा उनके पूरे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए बढ़ती उम्र के साथ उपयुक्त सेवाएं उपलब्ध कराती है। और इसी के अंतर्गत सुझाव दिया कि स्वास्थ्य कार्यक्रम, माताओं और बच्चों के लिए पूरक पोषण, 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा,
शारीरिक शिक्षा, अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों के बच्चों की विशेष देखभाल भी शामिल किया बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति में 22 अगस्त 1974 को, यानी 1974 को। ठीक है, तो आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार इस नीति की समीक्षा भी की गई। तो बेसिकली इस नीति का जो बल दिया गया, किन किन चीज़ों पर बल दिया गया, ये पेपर में सवाल बनता है। तो ध्यान रखिएगा, शारीरिक, मैंने अभी आपको ऊपर PDF में दिखाया भी है आप लोगों को, मानसिक, प्लस में आपका एक पार्ट होगा सामाजिक विकास। क्या मेरी आवाज़ स्पष्ट है? बताइए। अब इतनी बात आप लोग मुझे बता दीजिए कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति कब आई, तो जवाब क्या होना चाहिए? 22 अगस्त 1974। दूसरी बात, अगर पेपर में सवाल पूछेगा कि यहाँ पर बच्चों पे जो है स्वास्थ्य कार्यक्रम, माताओं के लिए पूरक पोषण, 14 वर्ष के सभी बच्चों को लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन गतिविधि इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए कौन से वर्ष में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो बताइएगा 1974 में बच्चों की नीति में ये उद्देश्य रखा गया था। ये उद्देश्य रखा गया था। ये पहला तथ्य था, इससे पेपर में सवाल बन सकते हैं। आगे बात करते हैं, और भी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। लाइक जैसे मैं एक बात और करता हूँ यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा बच्चों के लिए राष्ट्रीय घोषणा पत्र, नया नाम आ रहा है, और सुना है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको ज़रूर आप नोट करेंगे। बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ स्वैच्छिक संगठन के अंतर्गत बाल कल्याण के लेकर, तो इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों को बताना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों के लिए राष्ट्रीय घोषणा पत्र जो आया वो 9 फरवरी 2004 को आया। काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है। अब इसमें क्या बात है, इसमें सरकार का बच्चों के लिए एजेंडा है, वो इसमें बच्चों के उत्तरजीविका के अधिकार, स्वास्थ्य और पोषण, जीवन स्तर, खेल और आराम, शुरुआती बाल्यकाल में देखभाल, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, शिक्षा और बालिकाओं के लिए सुरक्षा, किशोरों को सशक्तिकरण, समानता, जीवन और स्वच्छंदता, नाम और राष्ट्रीयता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, एकत्रीकरण की छूट, परिवार में होने की आज़ादी, आर्थिक शोषण और सभी प्रकार की बुराइयों से सुरक्षा जैसे सरकार की प्रतिबद्धताओं पर बल दिया। बच्चों के लिए राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी किया, और वो जारी किया सन 2004 में। तो यहाँ आपको मैं आपसे ये ध्यान रखने की बात कर रहा हूँ, आप ध्यान रखेंगे कि बच्चों के प्रति शासन और समुदाय की जिम्मेदारियों के साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र के प्रति बच्चों के कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। तो बच्चों के कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, ये पॉइंट आप अवश्य मेंशन करेंगे। ठीक है, बच्चों के कर्तव्यों को मेंशन किया गया घोषणा पत्र में। ये आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट बातें थी। बात करते हैं और एक महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर, और वो तथ्य आपके सामने ये रहेगा, इसे भी आप जरूर नोट करें। जैसे आपने नाम सुना होगा ICDS का नाम, ICDS का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। आप भली भांति तरीके से परिचित होंगे इससे। और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट के लिए श्योर है कि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। एकीकृत बाल विकास सेवा वर्ष सन 1975 में स्टार्ट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता था, जानते हैं ये बात। आवाज़ मेरी स्पष्ट है? ठीक है। दूसरी बात, ये आप ध्यान रखिएगा कि 6 वर्ष तक, ठीक है, 6 वर्ष तक के लिए जो उम्र के बच्चे हैं, 6 वर्ष तक के उम्र के बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बच्चों प्लस यहाँ पर एक शब्द और, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं का शोषण, स्तनपान कराने वाली महिलाओं का स्वास्थ्य होगा। ठीक है, महिलाओं का स्वास्थ्य, हाँ, महिलाओं का स्वास्थ्य होगा।
पोषण और शैक्षणिक सेवाओं की एकीकृत पैकेज प्रोवाइड कराता है ये, ठीक है, पैकेज प्रोवाइड कराता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये जो है ICDS चलाया गया था, ठीक है, ICDS चलाया गया था। टीकाकरण हो गया, स्वास्थ्य की जांच हो गई, रेफरल सेवाएं हो गई, ये सारी चीज़ें ICDS में जोड़ा गया है। भारत में एक सरकारी कार्यक्रम है ये एकीकृत बाल विकास सेवा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में यहाँ से प्रश्न हम लोगों से देखने को मिले हैं। ICDS के अंतर्गत कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, इसके अंतर्गत कुल टोटल 6 मुख्य कार्य बताए गए हैं। मैं पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इसका उद्देश्य, फिर मुख्य 6 कार्यों पर बात करता हूं। इसका उद्देश्य क्या है, इन उद्देश्य को थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, फिर जिक्र करते हैं अगले वाली पॉइंट पर, ठीक है। देखिए उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए पहली बात तो ये है, आप लोग जानते हैं 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम की बात, बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के पौष्टिक आहार और स्वस्थ स्तर पर बात किया है। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं पौष्टिक आहार प्लस में स्वास्थ्य स्तर में सुधार, स्वास्थ्य स्तर में सुधार, ये आपको एक तथ्य अवश्य ध्यान रखना है। दूसरी बातें आप यहाँ पर ध्यान रखें, बच्चों के समुचित, बच्चों के लिए अगर बात करें समुचित मनोवैज्ञानिक शब्द याद रखें आप सभी लोग, मनोवैज्ञानिक। अगर आप लोगों ने B.Ed किया होगा तो मैं आपको बता दूं, बच्चों के लिए जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। जानते हैं किस लिए दिया जाता है वो सब्जेक्ट? ताकि आप बच्चों के मनोभावों को आप समझ सकें, ताकि आप ये समझ सकें कि बच्चों की नीड क्या है, उसे क्या पढ़ने में मन लग रहा है, क्या चीज़ करने में उसका मन लग रहा है, और उसी के आधार पर उसके गोल बनाएं और फिर उसको आप स्टडी कराएं। ये B.Ed में बताया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक की बात करें अगर हम लोग, शारीरिक और सामाजिक प्लस में सामाजिक, प्लस में सामाजिक, विकास का नींव डालता है, ये विकास का नींव डालता है, ये बात आप दूसरा याद रखेंगे, ये एक उद्देश्य है। तीसरा इंपॉर्टेंट तथ्य आपको ध्यान रखना, मैं केवल कीवर्ड लिख रहा हूँ, इन सब का नोट्स आप लोगों को मिलेगा। कीवर्ड्स बेसिकली इसलिए बनवाता हूँ कि ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये आप समझ सकें। जैसे पेज आप ओपन करें कि आप फटाफट ये चीज़ें याद आ जाए कि भाई हाँ पौष्टिक है, स्वास्थ्य से संबंधित सुधार है, मनोवैज्ञानिक है, शारीरिक सामाजिक विकास का नींव है, ऐसे आपको माइंड में वो फटाफट क्लिक हो जाए, ठीक है। तीसरी बात अगर हम बात करें, बाल मृत्यु दर आता है, क्या आता है? बाल मृत्यु दर आता है, ध्यान से रखिएगा याद। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, कुपोषण एक शब्द याद रखेंगे आप सभी लोग इसी का उद्देश्य के अंतर्गत, और एक शब्द याद रखेंगे स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा। अच्छा, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, बाल मृत्यु दर, कुपोषण, स्कूली शिक्षा, अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी को लाना, इनको कम करना है। अब ये बात आप ध्यान से रखिएगा, रिलेट कराएगा अधूरी चीज़ों को, उनको क्या करना, कम करना, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चौथी, बाल विकास को बढ़ावा देगा, सिंपल बात है, और ये भी ऑप्शन में आपको मिलता है और आप हमेशा इसको सत्य लगाते हैं। तो बाल विकास पर क्या करना, बढ़ावा देना, ये आपका इम्पोर्टेंट तथ्य रहेगा। पाँचवा, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं आपसे, स्वास्थ्य और पोषण आहार शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, माता और बच्चों के स्वास्थ्य के पोषाहार संबंधित जरूरतों की देखरेख के लिए क्षमता को बढ़ाना। तो यहाँ जो तथ्य रहेगा वो पोषाहार संबंधी ज़रूरतें रहेंगी, पोषाहार संबंधी ज़रूरतें रहेंगी, संबंधी ज़रूरतें। ये आपका, आप लोगों को ध्यान रखने वाले 5 ऐसे उद्देश्य हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूं, हमारे सामने एक इसी योजना के 6 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कुछ सेवाएं प्रोवाइड कराई गई हैं, जिनमें से 6 महत्वपूर्ण चीज़ों के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर अवश्य इसको मेंशन करिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम में अगर आए तो कर सकें। पहला पॉइंट आप ये मेंशन करिएगा सभी लोग कि इसके अंतर्गत आता है अपूर्ण पोषण, पेपर में ऐसे ही लिखा रहेगा अपूरक पोषण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अपूरक पोषण, अनुपूरक, हाँ अनुपूरक, अनुपूरक पोषण,
ठीक है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर प्रतिरक्षण। मेरी आवाज़ स्पष्ट है ना? प्रतिरक्षण। तीसरा आप ध्यान रखेंगे इसमें स्वास्थ्य जांच। चौथा आप ध्यान रखेंगे इसमें संदर्भ सेवाएं। तो ये चीज क्या है? बता रहे हैं। ये बच्चों और माताओं को सेवाएं प्रोवाइड कराई जाती है। अनुपूरक पोषण हो गया, प्रतिरक्षण हो गया, स्वास्थ्य जांच हो गई, संदर्भ सेवाएं हो गई, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा जो है शिक्षा, पोषण प्लस स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षा 5 हो गया, सॉरी यहाँ पे 5 हो गया और एक 6 है। और जो छठा है स्कूली शिक्षा से पहले गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा है तो स्कूली शिक्षा से पहले। इतनी बातें आप लोगों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है ना। इन चीज़ों को आप अवश्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके संबंध में आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बताया ना लास्ट वाला। हाँ, एक अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया है 6 के अंतर्गत, उसमें एक पॉइंट आता है स्कूली शिक्षा से पहले यानी पूर्व गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा। एक बात यहाँ पे आप सुन लीजिए थोड़ा सा। देखिए 6 साल से छोटे बच्चे होंगे वो तो तय है, लेकिन गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं और 15 से 45 साल, ध्यान से नोट करिएगा, 15 से 45 वर्ष की अन्य महिलाओं को पूरक पोषण की बात की गई है, रोग प्रतिरक्षण की बात की गई है, स्वास्थ्य देखरेख की बात की गई है और संदर्भित सेवाओं की बात की गई है और औपचारिक पूर्व स्कूली शिक्षा की बात की गई है, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो 15 से 45 एज जो है महिलाओं के लिए आप ध्यान रखें, ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इतनी बात आपको ध्यान रखना है ICDS के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ICDS के अंतर्गत। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, एक पूछा था राष्ट्रीय पोषाहार नीति। नोट करिएगा, राष्ट्रीय, बताइए कब आया था पोषाहार नीति? 2019 2018 1993 में आया था सर। राष्ट्रीय पोषाहार नीति 1993 में प्रतिपादित किया गया और 1995 में फॉलोअप के रूप में राष्ट्रीय कार्यवाही क्रिया पर ये अग्रसर हो गया। एक प्रकार से ये स्टार्ट हो गया। तो कार्यक्रम लक्ष्य बेसिकली यहाँ पर था मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करना, मेडिकल, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इत्यादि फील्ड के स्तर पर अधिकारियों को तैयार करने को लेकर बात किया था, इसी के अंतर्गत, ठीक है। पोषाहार से संबंधित था ये, ठीक है। ये पोषाहार से संबंधित था। भारत में पोषाहार संबंधी चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की एक राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक हुई थी। तो पेपर में पूछा जाता है कि पहली बैठक कब हुई भारत में पोषाहार से संबंधित चुनौती को लेकर। ये नोट कर रहे हैं ना आप? 1993 या नोट कर लिया ना आप लोगों ने? पोषाहार नीति नहीं नोट करेंगे तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि मैं कीवर्ड्स बता रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ, इसलिए बनवा रहा हूँ क्योंकि आप एग्जाम में आसानी से कर सकें। तो 94 से लागू हुई थी ना? हाँ, ये एक प्रकार से लागू हुई या आप यहाँ पे कैसे प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। लेकिन एक बात और सुनिए, चुनौती को लेकर मैं बात कर रहा था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक की थी, तो जो पोषाहार पे पहली बैठक थी सर, वो थी आपकी 24 नवंबर 2010 को। 24 नवंबर 2010 को रखा गया था। भारत की पोषाहार संबंधी चुनौतियों पर प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक। इतनी बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आपको एक बात और ध्यान रखना है, आपने नाम सुना होगा ICPC के बारे में, सॉरी PCS होगा, PPS होगा।
ICPS एकीकृत बाल सुरक्षा योजना है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। यह बाल कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये भी लाया गया, और ये लाया गया था 2009 और 10 में, है ना, यह आप लोग ध्यान रखिए 2009 और सर इसकी फुल फॉर्म एक बार फिर बोलना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड, हाँ जी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, प्रोटेक्शन स्कीम। इसी में चाइल्ड लाइन के माध्यम से आपात स्थिति में फंसे जो बच्चे थे उनको शामिल किया गया। शहरी अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो ज़रूरतमंद के बच्चे थे उनके लिए खुले आश्रय का स्थल की बात की गई। परिवास यानी अगर हम बात करें पर्यावरण के आधार पर गैर संस्थागत देखभाल की बात की गई, है ना। ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये बात आप अवश्य ध्यान रखिएगा। बेसिकली चाइल्ड लाइन सेवाएं जो मुसीबत में फंसे बच्चे होते हैं उनकी मदद करने के लिए होता है, और नंबर 1098 है, 24 घंटे निःशुल्क है। आप लोगों को पता होगा, आप जानते हैं, लगभग चाइल्ड लाइन सेवाएं जो है 174 शहरों में काम कर रही है। 174 नोट करिएगा, चाइल्ड लाइन कितने क्षेत्र में काम कर रही है, तो 174 क्षेत्रों में काम कर रही है। नंबर क्या है, 1098 है, याद रखिएगा, है ना। इसकी बात करें, मुसीबत में फंसे बच्चों की ज़रूरतों के समय में समाज को जवाब देने के मौके पर उपलब्ध कराया जाता है। ये अस्पताल हो गया, मेडिकल कर्मी हो गया, ठीक है, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें ये काम करता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे इसके संबंध में। क्लियर है? 174 क्या बोला आपने? 174 ये कुल क्षेत्रों में फैली हुई है 174। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, 2-3 फटाफट चीज़ें लिखिए। सेवाएं, योजनाएं, स्कीम से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, मेडिकल सोशल वर्क में, इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ, एक है ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद कामकाजी बच्चों की देखरेख, बच्चों की देखरेख व संरक्षण संबंधी कल्याण योजना जनवरी 2005 में लाया गया, जनवरी 2005 में लाया गया। इसका मतलब कि कामकाजी बच्चों को जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दिया है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तो उन्हें अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की मुहैया कराया जाए, ऐसी बात इसमें कहा गया है। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिए। कामकाजी बच्चों को जिन्होंने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ दी है, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा ज़रूरतमंद कामकाजी बच्चों की देखरेख और संरक्षण संबंधी कल्याण योजना के तहत। आपका ये करेक्ट जवाब होगा। जनवरी 2005 में आया था, जनवरी 2005 में आया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज़ नोट करिएगा, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, इसमें आपको बता दूं, कन्याओं के प्रति अपराध और हिंसा उसके पैदा होने से पहले से ही शुरू हो जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ती घटनाएं इस बात की गवाह है कि उन्हें जन्म लेने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का सुझाव दिया गया, तो यहाँ पर एक एक्ट आया, इस चीज़ को रिलेट करेंगे एक एक्ट से। उस एक्ट का नाम पता है आपको क्या? जी सर, PCPNDT, प्री कंसेप्शन एंड या और प्री नेटल डायग्नोस्टिक, ठीक है, डायग्नोस्टिक बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, सेक्शन एक्ट की बात करता है।
और ये जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट की बात होता है, ये सन 1994 के प्रावधानों पर अमल किया गया है। तो सन आप ज़रूर मेंशन करिएगा 1994, 1994, ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। स्पष्ट? बताइए। आपने नाम सुना होगा धनलक्ष्मी करके, या घन लक्ष्मी करके नाम सुना होगा। श्री घन लक्ष्मी कहा जाता है, ठीक है। यह एक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बालिकाओं के लिए बीमा कवर है, बीमा है। तो धनलक्ष्मी नामक पायलट योजना का आरंभ करता है ये, है ना। तो बालिकाओं से संबंधित है। तो मैं आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ, आप नोट अवश्य करिएगा। धनलक्ष्मी योजना 3 मार्च 2008 को बालिकाओं की बीमा पर बात करता है, बीमा पर बात करता है। जन्म व जन्म के पंजीकरण, टीकाकरण की बात, टीकाकरण पूरा करने की बात, ठीक है, इत्यादि चीज़ों पर ये जिक्र करता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? एक बार स्पष्टीकरण करते चलिएगा आप सभी लोग। हाँ जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है अगर क्लियर हो रहा है। बोल दीजिए। हाँ बिल्कुल, इसमें मैंने आपसे कहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 मार्च, कब? 3 मार्च को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2008 को शुरुआत किया था। 3 मार्च 2008 को ये शुरुआत किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक आता है असाधारण उपलब्धि। असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ध्यान सुनिए, ये बेसिकली शुरू हुआ था सन 1996 में। और बता दूं किसके संबंध में ये पुरस्कारों में ना, शिक्षा, कला, संस्कृति, ठीक है, नोट करिएगा, शिक्षा, कला, संस्कृति और खेल कूद आदि विभिन्न क्षेत्रों को ये शामिल करता था। और यहाँ पर आयु जो बताई गई बच्चों को, वो 14 से लेकर 15 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया इसमें, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आप नोट करेंगे, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार। सारे चीज़ें मैं बताऊंगा आपको ताकि आपको कोई चीज़ें छूट ना जाए। ये बेसिकली सन 1979 में शुरू हुआ और ये बाल पुरस्कार बाल कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले 5 संस्था 3 व्यक्तियों को दिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक संस्थान की 3 लाख नगद और 1 प्रमाण पत्र, और प्रति व्यक्ति 1 लाख नगद और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो फैक्ट भी बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल भी बन सकता है। बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पूछ सकता है, 5 संस्था और 3 व्यक्तियों के लिए दिए जाने वाला है क्या ये पुरस्कार? बिल्कुल करेक्ट है। क्या इसमें प्रत्येक संस्था की 3 लाख नगद होगा और प्रमाण पत्र भी होगा? बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख नगद और प्रमाण पत्र होगा? बिल्कुल बात सही है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक और पॉइंट आप नोट करेंगे सभी लोग, और वो पॉइंट होगा राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार। राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार, ठीक है। अब बच्चों को सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों के सम्मान में यह पुरस्कार बेसिकली सन 1994 में शुरू किया गया था। बाल विकास की कल्याण पे बात करना, संरक्षण के क्षेत्र में बात करना, है ना, इस क्षेत्र में ये बेसिकली बातचीत करता था कि व्यक्तियों के सम्मान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता था, राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार, ठीक है। इसके लिए ये जो है दिया जाता था, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी भारत में यूनिसेफ कार्यक्रमों का भी संचालन यूनिसेफ और भारत सरकार की ओर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ था, ठीक है।
अब पेपर में सवाल बनता है कि भारत सरकार की ओर से महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच में समझौता ठीक है किसके बीच हुआ था? तो भारत सरकार लिखा रहेगा, फोर्ड फाउंडेशन लिखा रहेगा, यूनिसेफ लिखा रहेगा, ठीक है, ये सब ऑप्शन में लिखा रहता है। तो वहाँ पर आप यूनिसेफ का नाम लगाइएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच में जो समझौता हुआ था वो हुआ था 3 जून। मैं नोट कर दूं, महिला जी सर। एवं जी सर। बाल विकास प्लस में यूनिसेफ के बीच में क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और ये समझौता कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा 3 जून 2008 को हुआ। कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। इसी समझौते के लिए एक नया समझौता आया, कंट्री प्रोग्राम सेक्शन प्लान, इसको इन शॉर्ट में CPAP बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में? CPAP बोला जाता है शॉर्ट में। और ये कब आया? जब यहाँ पर 2008 में महिला एवं बाल विकास के बीच और यूनिसेफ के बीच में 2008 में दिल्ली में जब समझौता हुआ तो उस अवधि में, ठीक है, वर्ष 2008 और 12 में, 12 की अवधि में 2008 और 12 यहाँ पे लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रेड पेन से। 2008 और 2012 तक 4 साल, ठीक है, याद रखिएगा। इस अवधि में एक नया समझौता हुआ, उसका नाम था कंट्री, C फॉर कंट्री, P फॉर प्रोग्राम, A फॉर प्लान और A फॉर क्या होगा? सेक्शन होगा ना, सॉरी सेक्शन ही एक्शन होगा, एक्शन, A फॉर एक्शन और P फॉर प्रोग्राम, ठीक है, याद रहेगा। कंट्री प्रोग्राम एक्शन प्लान, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और बात आप नोट कर लीजिएगा, महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक सम्मेलन आया। महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने पर सम्मेलन, इसको इन शॉर्ट में CEDAW कहते हैं। पेपर में ये बेसिकली कभी कभी आपको बता दूं, कहता है इसका फुल फॉर्म बताइए। कन्वेंशन ऑन द elimination of all forms of discrimination against women। क्या मैं लिख दूं या आप कर लेंगे? बताइए। ओके, तो लिखिए कन्वेंशन ऑन द elimination of all forms of discrimination against women, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कब आया ये जो है इफ़ेक्ट कब डाला है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा 3 सितंबर। मैं 2 बातें यहाँ पे लिखूँगा इसके बारे में। एक तो आपको लिखना है इफ़ेक्ट या इफ़ेक्ट, तो 3 सितंबर 1989, 19 इफ़ेक्ट है ना, 1981 होगा, 1981 इफ़ेक्ट। और एक डेट और आप नोट करिएगा, साइन कब हुआ था, मतलब ये विचार और सिग्नेचर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 18 दिसंबर 1979, ठीक है। इसको कहा था सेडा, क्या बोलते हैं इसको? सेडा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1989 होगा ना?
1981 होगा मैम, और 18 दिसंबर 1979 सिग्नेचर किया गया था उसको, है ना, सिग्नेचर। कहीं कहीं 30 जुलाई 2000 सॉरी कहीं कहीं 30 जुलाई 1980 में हस्ताक्षर करने की बात करता है, ठीक है, 80 में, बट आप लगाएंगे सिग्नेचर वाला 79 वाला सबसे बढ़िया रहेगा, 18 दिसंबर, ये आपका करेक्ट माना जाएगा। पहली रिपोर्ट जी जी क्या कह रहे हैं सर, आप फिर से बताइए सर, थोड़ा बैक जाएगा, प्रीवियस स्लाइड। जी जी जी, ओके, थोड़ा और, हाँ ठीक है सर, ओके। चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसने अगर हम बात करें रिपोर्ट को लेकर, सेडा की रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सेडा की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, CEDAW की, ठीक है। तो इसकी जो रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट 21 अक्टूबर 1997 को जमा की गई, ठीक है। दूसरी और तीसरी संयुक्त रूप से 2005 में जमा की गई, दूसरी प्लस तीसरी रिपोर्ट 2005 में जमा हुई, ठीक है। और सेडा पर संयुक्त राष्ट्र की समिति इन्हीं रिपोर्टों पर विचार बेसिकली 18 जनवरी 2007 को किया गया था, सेडा। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। एक और बात करेंगे और लास्ट ये रहेगा आपका, वो है आपका बाल अधिकारों पर संयुक्त संधि। आपने नाम सुना है UNCRC का नाम सुना है आप लोगों ने? नेशनल कमीशन फॉर, लिख देता हूँ, ठीक है, नेशनल, पेपर में आपने ये भी सवाल देखा होगा फुल फॉर्म को लेकर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, है ना, ऑफ चाइल्ड राइट, करेक्ट, चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यस या नो बताइए। जी सर। हाँ, तो ये एक, अगर हम बात करते हैं तो एक प्रकार से ये संयुक्त राष्ट्र का भूमिका हमें देखने को मिलती है बाल अधिकारों के कन्वेंशन पर। तो इसको संयुक्त राष्ट्र ने, कब, संयुक्त राष्ट्र ने, यहाँ पर आप नोट करते रहिएगा सभी लोग, संयुक्त राष्ट्र ने महासभा द्वारा अनुमोदित किया, यूएस ने अनुमोदित किया, स्वीकार, कब, 20 नवंबर 1989 को, ठीक है, 1989 को। अब कन्वेंशन को औपचारिक रूप को अनुसमर्थन के लिए खोला गया। अब ये कन्वेंशन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इसी के कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो औपचारिक रूप से खोला गया था, औपचारिक रूप से, ठीक है, खोला गया। वह डेट थी 26 जनवरी 1990, और भारत सरकार ने इसे पुष्टि कब किया, भारत सरकार ने पुष्टि कब किया, तो 11 दिसंबर 1992, 1992, ठीक है, बताइए। इतनी बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके अंतर्गत आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है,
14 नवंबर। 14 नवंबर। ओके। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, जैसे कि आप ये कह सकते हो जो है विश्व बाल दिवस, मनाने की शुरुआत सन 1954 में हुई थी, है ना। और 20 नवंबर 1954 को पहली बार 20 नवंबर 1954 को पहली बार, ठीक है, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया गया था। यानी आप नोट कर लीजिएगा, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया गया, ठीक है, 20 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस को अगर हम बात किया करते हैं तो आप यहाँ पर उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। और बाल दिवस देश भर के बच्चों के लिए समर्पित विशेष दिन है। आप जानते हैं बाल दिवस भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन अगर हम बात करते हैं, उनका जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू का सन 1889 में हुआ था। और 14 नवंबर को उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था। ऐसे में उन्हें ध्यान में रखते हुए चाचा नेहरू के जन्मदिन को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल श्रम उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा मनाया जाता है? बाल श्रम उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? 2021। शाबाश, 2021। वेरी गुड। कल के सवालों में आप लोगों ने देखा भी था 2021 आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। इतनी बात एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग, क्या ये स्पष्ट है? याद भी रखना, ऐसा नहीं कि याद नहीं रखना है, याद भी आप लोगों को रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे, 25 मई को मनाया जाता है। और अमेरिका में इसे जो है सन 1900, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इसी के बारे में, अमेरिका में तो 1983 में गुमशुदा बाल दिवस मनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, अमेरिका ने 1983 से। इतनी बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? जी सर। चलिए फिर बहुत बढ़िया है, क्लियर होना चाहिए आप लोगों को भी, ठीक है। राष्ट्रीय बाल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? राष्ट्रीय बाल दिवस पहली बार कब मनाया गया था? जी 19 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये बात सत्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये साल में जो है वो वर्ष था 19, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बाल दिवस के बारे में, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। वर्ष 1959 में संसद में यूएस की महासभा ने बाल अधिकारों के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। बाल अधिकारों के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। लेकिन 1964 में बाल दिवस पहले बाल दिवस मनाया गया था 1964 का, और वो डेट थी 20 नवंबर।
वो भी डेट थी 20 नवंबर, तो बाद में बदला गया 14 नवंबर। तो इतनी बात क्लियर हो गई, एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना जो मैंने तथ्य आपको बताया है ये सारे बाल दिवस से या बाल से संबंधित बताया। बच्चों के संबंध में जितने इम्पोर्टेंट तथ्य थे उन सभी के बारे में बता दिया। बच्चों से संबंधित अनुच्छेद भी आते हैं, आपको पता होगा। क्या बता दूं कि अभी क्लास तो बहुत होगी, ऐसी बात नहीं है, और भी क्लासेस होंगी, उसमें बताऊं? सब बता दीजिएगा, मिक्सिंग हो जाएगी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। देखो, बच्चों के अगर बारे में अगर हम बात करें, अगर आप चाहें तो बच्चों के संबंध में कई आर्टिकल्स भी मेंशन किए गए हैं, है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, है ना। तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ। एक आपका 21 आर्टिकल आएगा, नोट कर लीजिएगा। एक आपका आएगा 21 का ए, एक 45 और एक आपका आएगा 51 का और एक आपका आएगा 23 और 24। इतने आर्टिकल आप अगर पढ़ लेंगे तो बच्चों के संबंध में ये इन आर्टिकल से कवर हो जाएगा, ठीक है। इतने आर्टिकल अगर आप कहेंगे तो बता भी दूंगा, वैसे बड़े सरल आर्टिकल्स हैं, ऐसे टफ बता दीजिए सर। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं एक एक करके आप लोगों को जो है सभी अनुच्छेदों के बारे में जो मैंने यहाँ पे लिखा है इनके बारे में बता देता हूँ, ठीक रहेगा ना? जी सर। जी सर। चलिए, आपने सुना होगा अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 के ए के बारे में। तो मैं कहूँगा कि आप ये नोट करें 21 में 6 से 14 वर्ष, 21 का 1 में आप क्या करें, देश के 6 से 14 वर्ष के या साल के आयु के सभी बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ एक बात आप जरूर मेंशन करेंगे, 86वां संशोधन था 2002 का, इसी के तहत अनुच्छेद में शैक्षिक विस्तार में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया गया था। और याद रखेंगे, कभी कभी पूछता है ये किस परिप्रेक्ष्य से था, तो एक केवल शब्द याद रखिए, शैक्षिक विस्तार, शैक्षिक विस्तार, यह आप ध्यान रखिए, शैक्षिक विस्तार। ये था आर्टिकल आपका, अगर हम बात करते हैं तो आपका 21 का 1 था, 21 का 1 था। आपको एक आर्टिकल मिलेगा 45, ये भी इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 45। ये क्या 86वां क्या पता है सर? किसका सर? 86वां संविधान संशोधन 2002 का, जो शैक्षिक विस्तार करता है। 45 सर कहता है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु, यहाँ पे से नहीं होगा, 6 वर्ष की आयु होगी, 6 वर्ष की आयु, ठीक है, 6 वर्ष से आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ये था आपका 45, ठीक है, क्लियर? जी सर। उसके बाद आपको पता होगा मूल कर्तव्यों के बारे में। हालांकि मूल कर्तव्य को 51 के अंतर्गत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें जिक्र किया गया है। आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के बाद एक नया भाग 4 का जोड़ा गया, भाग 4 का जोड़ा गया। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? और जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर और अनुच्छेद 51 के को समाविष्ट किया गया।
51 के का को। तो बेसिकली अगर मैं आपसे जिक्र करूं, आपने 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में तो सुना ही होगा। एक 86वां संविधान संशोधन 2002 का भी धारा आपने सुना होगा, है ना। तो एक 11वें नंबर का पॉइंट आता है, जानते हैं आप लोगों क्या किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? मौलिक कर्तव्य में एक 11वें नंबर का पॉइंट आता है, वह बेसिकली माता पिता या संरक्षक द्वारा, मतलब अभिभावक, संरक्षक का मतलब क्या था? पेरेंट, अभिभावक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देनी है। कौन सी शिक्षा देनी है? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद आपका जो है ये बताता है 51 का कुल पहले मूल तरीके से बात करें तो 10 ही थे मूल कर्तव्य, अब तो एक 11 कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। हाँ, मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं, सही जवाब। स्रोत की बात करते हैं तो रूस से लिए गए हैं, ठीक है। स्पष्ट रहेगा आप? जी सर। ओके, जी सर। बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं, एक अनुच्छेद और हमारे सामने देखने को मिलता है। वह अनुच्छेद आपका आता है 23, बहुत इंपॉर्टेंट है 23 भी, पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। अनुच्छेद जो 23 है, आर्टिकल, हाँ, वो मानव तस्करी, बेगार यानी बलात् श्रम, है ना, और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है ना। 23 ये आर्टिकल है, क्लियर रहेगा? ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल आता है 24, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी है बच्चों के संबंध में। ये बेसिकली कारखानों आदि, हाँ, में बालकों के हाँ नियोजन का प्रतिषेध है, प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, कितने वर्ष? 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, ठीक है, आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर? बता दीजिए एक बार। जी सर। याद रखेंगे आप सभी लोग, है ना, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और अच्छा, ये आर्टिकल भी क्लियर कर दिया। अब तो मैंने सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर ही दिया है उसमें, बच्चों के संबंध में। जी सर। कभी भी आप लोगों से बच्चों के संबंध में जब सवाल आएंगे ना, इससे बाहर नहीं आने वाला, श्योर है कि अगर आपने आज नोट्स बनाए हैं तो पढ़ लीजिए, वो काफ़ी आपके लिए मददगार होगा। और अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, युवा कल्याण के बारे में। युवा कल्याण स्वैच्छिक संगठन में युवा की शक्ति और उत्साह के रचनात्मक कार्यों में लगाने का प्रयास कर रहा है। कई अखिल भारतीय और स्थानीय स्वैच्छिक संगठन इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड इन्हीं संगठनों का पर्याप्त एक सहायता देता है। तो मैं आप लोगों से सबसे पहले यहाँ पर, हालांकि पहले भी मैंने बता चुका हूँ केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में, पता है ना? जी सर। तो एक प्रकार से ये सोशल, अगर बात हम करें यहाँ पर केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में, तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है ये। क्या है ये? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है ये। इसकी स्थापना की अगर बात करता है तो कब नाम आता है?
हाँ 12 अगस्त 1953 सर। 1953 की होता है इसका, ध्यान रखेंगे। अब इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूं केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष को लेकर, तो दुर्गाबाई दुर्गाबाई देशमुख, देशमुख। हाँ, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख जी का नाम हमें देखने को इसमें मिलता है। आपको मैं बता दूं इस केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना को लेकर, जब इसकी स्थापना हुई तो तुरंत इसका जो है रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तो केंद्रीय समाज कल्याण का रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना आपको ध्यान रखना है 12 अगस्त 1953। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख प्रथम क्या रही हैं? ये प्रथम क्या रही हैं? अध्यक्ष रही हैं। अध्यक्ष सर, अध्यक्ष। हाँ, प्रथम अध्यक्ष रही हैं। दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तीसरी बात, या रजिस्ट्रेशन कब हुआ था इसका? रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। रजिस्ट्रेशन कब हुआ था इसका? 1969 में हुआ था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसमें 1960 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। एक मिनट। हाँ, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसके तहत हुआ, तो आपने एक नाम सुना होगा, कंपनी एक्ट 1956, धारा 25 के तहत, धारा 25 के तहत, हाँ 25 के तहत इसको रजिस्टर्ड किया गया। बट यहाँ आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि ये नाम युवा कल्याण में मेंशन क्यों किया। अगर हम बात करते हैं इसको लेकर, तो ये नाम युवा कल्याण में मेंशन क्यों किया, तो मैं आपको इसके उद्देश्य बताना चाहूँगा, और उद्देश्य से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और लिख लीजिए, मात्र इसमें 6 संगठन, इसमें जो है सदस्य होते हैं। कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं। 6 सदस्य हैं, होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अब जो है इसे 9 विभाग में डिवाइड कर दिया गया है। कितने विभाग? 9 विभाग हैं इसमें कितने विभाग हैं? 9 विभाग हैं, ठीक है। 9 विभाग बताए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से विभाग हैं? पहले विभाग देख लेते हैं, फिर उसका उद्देश्य देखते हैं। एक विभाग आपका आता है सामाजिक आर्थिक विभाग, सामाजिक आर्थिक विभाग। दूसरा आपका आता है सघन कार्यक्रम विभाग, सघन कार्यक्रम विभाग। तीसरा आता है परियोजना विभाग, ठीक है। चौथा आता है आपका क्षेत्रीय परामर्श, क्षेत्रीय परामर्श। पांचवा आता है अनुदान, अनुदान। छठा आपका आता है आंतरिक नियंत्रण विभाग। सातवां आपका आता है वित्त एवं लेखा विभाग, लेखा विभाग। आठवां आता है प्रकाशन विभाग। नौवां आपका आता है प्रशासन विभाग, प्रशासन विभाग। ये कुल टोटल 9 विभाग हैं। इसका उद्देश्य थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मैं कीवर्ड्स के रूप में आप लोगों को बताऊंगा। उद्देश्य सवाल आता है, देखो ये बेसिकली समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, स्वयंसेवी संगठन, उन संगठनों को निर्माण करने के लिए मोटिवेट करता है। सर लास्ट विभाग कौन सा है? प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहन देता है ये जी। 9वां विभाग आपका प्रशासन विभाग है मैम। प्रशासन और प्रकाशन, एक प्रकाशन है एक प्रशासन है। प्रकाशन 8वां है, 9वां प्रशासन है। दूसरा आप ध्यान रखिए
समाज कल्याण से संबंध में संगठनों की आवश्यकता पर बात करता है। संगठनों की आवश्यकता के आधार पर समय समय पर संशोधन करना, खोज करना, मूल्यांकन करना, ये सारी चीज़ें देखता है। कमज़ोर जो वर्ग हैं, कौन से कमज़ोर वर्ग, महिला, वृद्ध, दिव्यांग, बच्चे, रोगी, युवा कल्याण, अच्छा जो है इत्यादि कल्याण के संबंध में उनको सामाजिक कल्याण को लेकर मोटिवेट करता है कमज़ोर वर्गों के लिए। ठीक है, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। स्वयंसेवी और पंचायती राज संस्था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयंसेवी संगठन है ना, नहीं स्वयंसेवी संस्था लिखिएगा और संस्था के बाद प्लस करिएगा पंचायती राज संस्था को भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो सिद्धांत है तकनीकी और फाइनेंस में सहायता देता है। टेक्निक देगा और वित्तीय सहायता भी देता है ये। ठीक है, अनुदान प्राप्त करने के लिए संगठनों के कार्यक्रम और परियोजना का मूल्यांकन करता है। तो अनुदानों के लिए मूल्यांकन करना, आपातकाल के समय में राष्ट्र में कभी भी सहायता पहुंचाने हेतु संगठन के माध्यम से सहायता कार्यक्रमों की आयोजना करता है। तो यानी आपातकाल की कंडीशन में भी ये काम करता है। आपातकाल कंडीशन में बोर्ड द्वारा बनाए गए समाज कल्याण से संबंध में जो कार्यक्रम है, जो गतिविधियां हैं, वो केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सहायता को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के द्वारा उनमें ये मदद करता है। ठीक है, मदद करता है। कौन से हैं? राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्री जो है मंत्रालय। ठीक है, ये इसका एक प्रकार से क्या बनेगा, टोटल उद्देश्य के नाम में आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ है शैक्षिक संगठन में। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। कल हम लोग बात करेंगे इसी के आगे, देखते हैं महिलाओं, ये जो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, सेवा जो कार्यक्रम वगैरह बता रहा हूँ, योजनाएं वगैरह बता रहा हूँ ना, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका पार्ट है। बाकी इसकी PDF अगर आप देखेंगे तो आपको समाज कार्य के जब क्षेत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ मिल जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए, कोई डाउट वगैरह है तो।